नमस्कार दोस्तों, टू पाई लाइफ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सिंह और आज हम बात करेंगे कूलिंग टावर के ऊपर। कूलिंग टावर का जो कॉन्सेप्ट है बहुत डिफरेंट है। उसकी वजह से बहुत सारे मिथ्स डेवलप हो गए हैं। हम कई वीडियो देखते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, तो एग्जैक्टली मिथ आपका तभी क्लियर हो सकता है या तो आपने एक टेक्स्ट बुक से पढ़ा हो या फिर आपने जो कंपनियां कूलिंग टावर बनाती हैं उनके मैनुअल्स पढ़े हो, तब आपका ये मिथ क्लियर हो सकता है। तो उन्हीं मिथ्स को बस्ट करने के लिए आज मैं कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। बिकॉज राइट नाउ आई एम वर्किंग इन अ कूलिंग टावर यूनिट एंड उसके कॉन्सेप्ट जब मुझे समझ में आए तो मुझे लगा कि कितनी सारी गलतफहमियां थी, हम वो चीज कैरी कर रहे थे। तो जैसा कि कहा जाता है कि अनसैचुरेटेड एयर ही एग्जैक्टली कूलिंग टावर में एक मेन रोल प्ले करती है, बट ऐसा सच नहीं है। सैचुरेटेड एयर भी आपका वाटर को ठंडा कर सकती है। इवन एयर भी अगर एयर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है तो एयर भी अपना टेम्परेचर रिड्यूस करती है। तो उसी कुछ कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे जो कि लोगों को लगता है ऐसा कैसे पॉसिबल है, वाटर भी ठंडा हो रहा है, एयर भी ठंडी हो रही है। तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो आज के जो हमारे मेजर कुछ टॉपिक्स हैं जिसपे हम डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन, वर्किंग प्रिंसिपल, रेंज, अप्रोच, एफिशिएंसी एंड सीओसी। ठीक है, तो ये क्या है, क्यों है, इसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। याद रखिए, हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए कि एग्जैक्टली जो पेपर में क्वेश्चन आता है उसके जो आपको आंसर है वो एग्जैक्ट आंसर आपको पता चल जाए एक स्मॉल कॉन्सेप्ट के थ्रू कि हाँ ये इसलिए होता है। हम ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि कूलिंग टावर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट प्रिंसिपल्स पे वर्क कर रहा है। अगर आप ड्रिफ्ट की बात करेंगे, फिल्स की बात करेंगे, क्यों दिया जा रहा है, लोवर्स क्यों दिया जा रहा है, आईडी फैन है उसकी एफिशिएंसी क्या है, कितना आरपीएम पे चल रहा है, फिर आपका सीओडी क्या आ रहा है, उस पे क्यों करते हैं हम क्लोज ब्लो डाउन, सीओडी नहीं, क्लोज ब्लो डाउन क्यों करते हैं, फिर उसमें केमिकल्स क्या ऐड करते हैं, काइंड ऑफ थिंग। फिर उसके स्ट्रक्चर आ जाता है, एफआरवी का है या आपका वुड का है, फिर वुड कौन सी आ रही है, कितनी हाइट रखनी चाहिए उसकी, नेचुरल ड्राफ्ट क्यों नहीं रख सकते, फोर्स ड्राफ्ट क्यों नहीं रख सकते, बहुत क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए हम सिर्फ उन टॉपिक्स पे बात करेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। आप इसलिए टिक करके आ सकते हैं। हमारा टारगेट है आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल पाए जिसके थ्रू आप वो एग्जाम क्लियर करके एक कंफर्टेबल जॉब और समथिंग जो भी आप पाना चाहते हैं उसमें हेल्प। तो डीपली हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो नेसेसरी होते हैं। तो आइए बात करते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन क्या है, पानी है या फ्लूइड है उसे ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर भी होते हैं। ठीक है, एक बड़े अमाउंट में भी रेफ्रिजरेटर बनाया जा सकता है, उसमें भी ठंडा किया जा सकता है। बट जहां पे ह्यूज अमाउंट में वाटर को कूल करना हो वहां पे रेफ्रिजरेटर वर्क नहीं करेगा, बिकॉज आपको ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर थिंग्स आपको चाहिए। ठीक है, कूलेंट भी चाहिए, फिर उसका एक पूरा स्ट्रक्चर आपको डेवलप करना है। छोटा सा फेलियर होगा तो पूरी प्रोसेस बंद हो जाएगी। इसलिए तो जहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी वाटर यूज किया जाता है टू कूल डाउन अ प्रोडक्ट टू अ एम्बिएंट टेम्परेचर, उसके लिए कूलिंग टावर का यूज किया जाता है। अब जो कुछ मतलब ये हमारा पार्ट नहीं है, फिर भी मैं बता दूं, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग करके हम कूलिंग टावर भी एक आता है, मतलब प्री डेवलप्ड स्ट्रक्चर्ड बिल्कुल बना हुआ आता है, मेड इन। उसे ले जाके हम जैसे आपके मॉल्स हो गए या कोई कंपनी है 100 एम्प्लॉइज की, वहां पे या छोटी मिनी फैक्ट्रीज है वहां पे वो कूलिंग टावर को इंस्टॉल किया जाता है। बट हम एग्जैक्टली इंडस्ट्री बेस पे बात कर रहे हैं जहां पे नेचुरल ड्राफ्ट, फोर्स ड्राफ्ट और डिफेंस का जो इंड्यूस ड्राफ्ट है उनके ऊपर वर्क होता है, तो उस पर बात करेंगे हम और अदर टॉपिक्स पे नहीं जाएंगे। तो एग्जैक्टली हमारा जो एप्लीकेशन है उसका वो रिफाइनरीज में हो रहा है, फर्टिलाइजर्स में हो रहा है, या फिर आपका पेट्रोकेमिकल्स कंपनी है उनमें हो रहा है, या अदर केमिकल्स कंपनी, भले ही वो कार्बन की कंपनी हो या फिर क्लोरीन की कंपनी हो, H2SO4 की कंपनी, कोई भी हो, वहां पे हो रहा है। मतलब वो कंपनी अगर बड़ी होगी तो उसे वाटर का मतलब वाटर को कूल करने के लिए जरूरत होगी। पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन पे यूजली आईडी फैन का यूज नहीं होता है, वहां पे नेचुरल ड्राफ्ट का ही यूज होता है, क्योंकि वो एक टारगेट लेके चलते हैं कि 20-30 इयर्स तक हमें इसे चलाना है। उसकी हाइट भी उसी के अकॉर्डिंग रखते हैं और वो इकोनॉमिकल होता है क्योंकि उसकी कैपिटल कॉस्ट ज्यादा होती है बट ऑपरेशनल कॉस्ट कंपैरिजन टू आईडी एंड एफडी फैन कम होती है। तो ठीक है, उसी के रिगार्डिंग आज मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है आईडी फैन का और उससे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आईडी फैन ही यूजली इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक, तो हमारा एप्लीकेशन क्या है, जहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर यूज हो रहा है वहां पे हमारा कूलिंग टावर का यूज होता है।
वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? कूलिंग टावर एक डिवाइस है जो वाटर को ठंडा करने के लिए इवेपोरेटिंग कूलिंग प्रिंसिपल का यूज करती है, डायरेक्ट कांटेक्ट विथ एयर। ये हमारी एक छोटी सी डेफिनेशन है। तो उसमें क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ वाटर जो एयर में स्प्लैश होगा। कौन सा वाटर स्प्लैश होगा? हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं ना, डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स आर देयर, बट एग्जैक्टली जो टॉप लेयर होती है, या आप कह लीजिए या बॉटम लेयर, अगर पानी को ठंडा किया, गर्म किया जा रहा है, तो जो स्मॉल, जो आपकी टॉप लेयर है, उस पे हल्के हल्के आपके पार्टिकल्स जो हायर एनर्जी के होते हैं, वो लो डेंस होके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है ना? एक कंटेनर लिया, सपोज ऐसे करते हैं, इट्स अ वेसल, ओके, इट्स वेसल में ये हमने वाटर फिल किया, यहां पे हमने क्या किया, ठीक है, ये फायर दिया, और इसमें अब स्मॉल अमाउंट, यहां पे जो हीट हो रही है ना, ये पार्टिकल क्या होंगे, यहां से हीट लेंगे, यहां से, और ये ऊपर ऐसे 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 यहां पे आ जाएंगे। यहां का जो पार्टिकल है वो नीचे आएगा, उसकी हाई डेंसिटी है, इसकी लो डेंसिटी है, तो हायर एनर्जी का पार्टिकल ये हो गया। तो लाइक दैट इसमें भी जो हायर एनर्जी का मॉलिक्यूल है हमारा, वो क्या होगा, वो एयर में स्प्लैश हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट किस पे बेस है? ये वेपर प्रेशर एंड एयर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल का पार्शियल प्रेशर है, उसके बेस पे है। तो ये कॉन्सेप्ट हम डिटेल्ड में कभी देखेंगे, बट आप इतना समझिए कि हायर मॉलिक्यूल का जो पार्टिकल है वाटर का, वो एयर में स्प्लैश हो जाएगा बिकॉज ऑफ एयर वेलोसिटी एंड पार्शियल प्रेशर। ओके, तो वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर वाटर, उसमें वो स्प्लैश होगा। बाय दैट क्या होता है, एयर की क्वांटिटी कुछ कम हो जाती है, जो हायर मॉलिक्यूल का जो आपका वाटर है वो चला जाएगा एयर में, तो इन दैट केस वाटर हमारा ठंडा हो गया। ठीक है, और वो ही हमारी इवेपोरेटिंग कूलिंग होगी, यही हमारा इवेपोरेशन है। ओके, अब हम क्लियर करते हैं कि एग्जैक्टली किस टॉपिक पे हमारा बात होगा। ये हम जो प्रिंसिपल है वो है इवेपोरेटिव कूलिंग, इवेपोरेटिव कूलिंग। ओके, ये इवेपोरेटिव कूलिंग है। अनसैचुरेटेड एयर के केस में ये बात है कि वो वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स को लेगा, जाएगा एयर बाहर, और हमारा वाटर जो है वो ठंडा हो जाएगा। अब मैं बोलता हूं सैचुरेटेड एयर। ठीक है, मैंने एक कंडीशन ले ली, ओके, एक तो हैंडराइटिंग भी यार मेरी थोड़ी गंदी है। कंडीशन, ओके, सैचुरेटेड एयर, सैचुरेटेड एयर, ओके, इन दैट केस वाटर या फ्लूइड का टेम्परेचर तभी कम होगा, यानी कि वो तभी कूल होगा जब एयर का टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर से कम होगा। मींस टेम्परेचर ऑफ एयर इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ H2, ये वेट बल्ब। वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर से का टेम्परेचर कम होगा पानी के टेम्परेचर से, तभी हमारी कूलिंग होगी। ये कंडीशन है, सैचुरेटेड एयर हो तब भी कूलिंग होगी, बट ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए एनी हाउ। अब सैचुरेटेड एयर की कंडीशन में क्या होता है, उसमें भी वेट बल्ब टेम्परेचर ही मैटर करता है। अब क्या है, अनसैचुरेटेड एयर, अनसैचुरेटेड एयर में क्या है, एयर वेट बल्ब इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ H2। इसमें भी वही हो रहा है, बट इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसमें इवेपोरेशन लॉस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एयर जो है अनसैचुरेटेड है, वो वाटर का जो इवेपोरेशन होगा वो ज्यादा होगा। वो अगर वही सिंपल सी चीज, आप प्यास से बहुत ज्यादा प्यास लगेगी ना, आपको ज्यादा पानी पियोगे
तो अनसैचुरेटेड एयर जो है वो प्यासी है, उसे ज्यादा पानी चाहिए, वो इसके कांटेक्ट में आएगी, यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर है, तो वाटर को सक करेगी जितना ज्यादा कर सकती है, सैचुरेटेड होके ही बाहर निकलेगी, ऐसे नहीं निकलेगी। तो यहाँ से जो आपके एयर निकल रही है, ये जो एयर बाहर जा रही है ना, ये सैचुरेट होके ही आ रही है, ये जो है ये है सैचुरेटेड एयर। ओके, ये सैचुरेटेड एयर ही बाहर आएगी। इसके केस में क्या है, इवेपोरेशन लॉस कम होगा, यही डिफरेंस रहेगा, कंडीशन ये रहेगी, तो टेम्परेचर हमारा जो है वो कूल होगा, मतलब जो वाटर का टेम्परेचर है वो कम होगा, एग्जैक्टली कूलिंग होगी। कूलिंग इसमें भी होगी पर इसमें हमारा इवेपोरेशन लॉस ज्यादा होगा। अब क्या होता है, एक कंडीशन में आपको बोल रहा था कि एयर भी ठंडी होगी और वाटर भी ठंडा होगा, वो किस केस में होगा, अज्यूम करते हैं कि ये टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, ये जो एयर है ना, ये एयर का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, जो एयर इसमें जा रही है। ये वाटर, ये इसे हम कहते हैं कोल्ड बेसिन, इसे क्या कहते हैं हम, कोल्ड बेसिन। इस यहां पे, इस पॉइंट पे इसे हम कहते हैं हॉट बेसिन, हॉट बेसिन, ठीक है। कोल्ड बेसिन से वाटर लिया 33 डिग्री सेल्सियस पे, कंडेंसर में गया, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर के थ्रू जब निकला तो 44 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर गेन कर लिया, वो इसमें आया। अब क्या हो रहा है, 44 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर तो इधर आ रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस की एयर इधर जा रही है, टेम्परेचर इसका कम है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, सम अमाउंट ऑफ वाटर जो एयर के साथ जा रहा है, कंबाइंड हो रहा है, मतलब एयर में मिक्स हो रहा है। सपोज ये मेरे पे एक बीकर है जिसमें वाटर है, वो 50 डिग्री सेल्सियस का है, और ये एक गिलास में मेरे पे पानी है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। इस गिलास के पानी को जब मैं इस बीकर में डाल दूंगा तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, आप बताओ, 50 डिग्री सेल्सियस होगा या कम होगा, राइट? इसका टेम्परेचर कम होगा ना, क्योंकि ये कम एनर्जी, जो यहाँ इस वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लो एनर्जी के हैं, वो इसमें जाके जब मिक्स होंगे तो ये क्या करेगा, इसमें ये सारे मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स इसमें जाके मिले हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेंगे, तो एक दूसरे से जब एनर्जी एक्सचेंज कर रहे होंगे तो इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? लाइक दैट जब एयर यहां से इस वाटर का, ये 44 है, ये 50 है ना, तो इस वाटर से कहते हैं कांटेक्ट में आएगी, तो वो इवोपरेशन की वजह से सम वाटर जो एयर में आ रहा है उसकी वजह से एयर का टेम्परेचर भी यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस समथिंग आ जाएगा। तो ये एयर कूल हो गई, बिकॉज इसमें जो इवोपरेट, मैं आपको बोल रहा था ना, हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स ही इवोपरेट होता है किसमें, एयर में। और आपका वेपर प्रेशर और डिफरेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर, जो वाटर है, उस वाटर मॉलिक्यूल है, उसके डिफरेंस की वजह से भी हमारा मास ट्रांसफर हो रहा है, तो उस बेसिस पे इसका भी टेम्परेचर डाउन होगा। तो ये 33 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एग्जैक्टली दोनों चीज कैसे ठंडी हो रही है। और वहीं पे जो इसकी बात कर रहा था मैं, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एयर भी ठंडी हो सकती है, वाटर भी ठंडा हो सकता है, ठीक है, ओके, ठीक है। सैचुरेटेड एयर कंडीशन में क्या है, इसमें आपको इसकी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एयर क्या करेगा, यहां से वाटर के मॉलिक्यूल जब बहुत तेजी से एयर जा रही है ना, बहुत तेजी से निकल रही है, तो यहां से कुछ सम अमाउंट ऑफ वाटर भी वो अपने साथ सक करेगी, ठीक है। उस केस में वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। एक कंडीशन है ड्यू पॉइंट जिसे हम कहते हैं ना, एट दैट टेम्परेचर जहां पे वाटर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, तो क्या करेगा, यहां से वाटर तो लेके चला जाएगा, वो कूल डाउन होके नीचे आ गया, बट कुछ अमाउंट ऑफ वाटर तो बाहर चला जाएगा, कुछ जो है वो कंडेंस होके वापस गिरेगा।
बट जो हायर एनर्जी का होगा वो तो निकल जाएगा, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है कंडेंस होगा, वो वापस इसी बेसिन में आ जाएगा। सैचुरेटेड एयर की कंडीशन में हाई वेलोसिटी कर दी तो वो मास ट्रांसफर ज्यादा नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी वो जो लोअर डेंसिटी के पार्टिकल्स हैं वाटर के, उसे लेके बाहर जाएगा। तो उस ड्यूरेशन में यहां से यहां तक में इसकी हाइट कम नहीं होती है, हाइट होगी आपकी 12 मीटर 15 मीटर मोर देन दैट। तो उतनी हाइट में उसे इतना स्पेस मिलता है कि सम अमाउंट ऑफ वाटर भी आपका ड्यू पॉइंट की वजह से कंडेंस हो जाता है, ठीक है। बाकी जो लो डेंसिटी पार्टिकल है जिसपे एनर्जी तो हाई है बट डेंसिटी लो है, उन्हें लेके बाहर चला जाता है, बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है। और एयर का है जो टेम्परेचर यहाँ पे डाउन है ना, तो वो कांटेक्ट भी करता है, तो उसमें सेंसिबल हीट जो है एग्जैक्टली वो कांटेक्ट की वजह से भी हमारा टेम्परेचर जो है डाउन होता है, वाटर हमारा कूल होता है। अनसैचुरेटेड एयर की कंडीशन में भी सेम ही है, बट क्या होता है इसमें हमारा इवेपोरेशन लॉस ज्यादा होता है, क्योंकि ये बिल्कुल सूखी हुई एयर है, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए ही चाहिए, तो उसे सैचुरेट होना ही है, उसके वजह से वो सारा मॉइस्चर को लेके बाहर जाती है, बट उसमें हमारा कंडेंस नहीं हो पाता है, ड्यू पॉइंट वो अचीव नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर की डेफिशिएंसी रहती है। तो ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है। अब देखो क्या है, इवेपोरेटिंग कूलिंग और कन्वेक्टिव कूलिंग होता है। इवेपोरेटिंग कूलिंग हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इवेपोरेटिंग कूलिंग में ये क्वाइट पॉसिबल है कि एयर को एग्जैक्टली वाटर को एयर की एग्जैक्ट टेम्परेचर से नीचे तक ठंडा किया जा सकता है, क्योंकि एयर का ठीक है, ये एयर है, एयर का जो टेम्परेचर है वो आप मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस है, और यहां पे जो एयर निकल रही है उसका टेम्परेचर आप मान लीजिए 38 डिग्री सेल्सियस, ओके। ये एयर का टेम्परेचर है, एग्जैक्ट टेम्परेचर है ये एयर का, बट जब वो सैचुरेटेड होकर निकल रही है उसका इतना टेम्परेचर आ रहा है। अब हमारा क्या मानना है एयर का, इसे हम कहते हैं एयर टेम्परेचर कह लीजिए, या फिर कह लीजिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ओके। ये हमारा क्या है 35 डिग्री सेल्सियस, और वहीं पे वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर है ना, ये क्या है 29 डिग्री सेल्सियस हमने लिया, ये वेट बल्ब टेम्परेचर है, और ये हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर ही एग्जैक्ट टेम्परेचर है किसका, एयर का। अब हम जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं कि हम वाटर को कितने टेम्परेचर तक ठंडा कर सकते हैं, तो वो हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बेसिस पे कभी कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर। बट कन्वेक्टिव कूलिंग में हम जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर एग्जैक्टली जो फ्लूइड का टेम्परेचर है, जिस फ्लूइड से हम ठंडा कर रहे हैं, उस फ्लूइड से नीचे ठंडा नहीं कर सकते, वो मैं भी समझाता हूं, क्लियर हो जाएगा। वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर, अभी हमने क्या किया, ये जो एयर का टेम्परेचर है ये हमारा क्या है एग्जैक्ट टेम्परेचर है एयर का, एयर गई उधर से हमारा वाटर आ रहा है, कांटेक्ट हुआ, वाटर हमारा 33 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो गया। क्यों हो गया, ये जो आप ये देख रहे हो ना 35 और 33, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये डिफरेंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम जो एयर है उसे ठंडा कर सकते हैं 29 डिग्री सेल्सियस तक। तो अभी उसमें क्या है अप्रोच की, ठीक है अप्रोच की बात बाद में करते हैं, एक हीट एक्सचेंजर मैंने लिया, ओके। इस हीट एक्सचेंजर में ये TH1 ये TH2, और यहां से एक फ्लूइड हमने डाला, ये TC1 और ये TC2, ठीक है।
जो TC1 है, इस केस में बता रहा हूं मैं, TC1 जो है सबका, चलो एक टेम्परेचर ले लेते हैं, ये 50 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे ये जो TH2 निकल रहा है ये 40 डिग्री सेल्सियस पे निकल रहा है। TC1 आपने जो डाला है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे है और जो यहाँ पे निकल रहा है वो 45 डिग्री सेल्सियस पे निकल रहा है, ठीक है। तो उसमें इतना मान लिया आपने कि इतना उसने हीट अचीव किया, तो TC1 का क्या है, टेम्परेचर आपका कितना ठंडा हो सकता है मैक्सिमम, यहाँ पर 40 निकल रहा है ना, 30 तक हो सकता है। इसका जो टेम्परेचर है 30 डिग्री, ये कोल्ड फ्लूइड जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आप इस फ्लूइड को ठंडा नहीं कर सकते। इट्स कॉल्ड कन्वेक्टिव कूलिंग। बट इवेपोरेटिव कूलिंग में क्या है, जो एग्जैक्ट टेम्परेचर है फ्लूइड का यानी 35 डिग्री सेल्सियस, उससे भी नीचे ठंडा कर रहा है 33 डिग्री सेल्सियस तक। इट्स कॉल्ड इवेपोरेटिव कूलिंग। दिस इज द डिफरेंस। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एग्जैक्टली इवेपोरेटिव कूलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये सिर्फ डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप ही पॉसिबल है बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। ओके ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं अप्रोच की। हमने एप्लीकेशन डिस्कस किया, वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस किया, अप्रोच की बात करते हैं। तो अप्रोच क्या है, अप्रोच कहती है कूल्ड टेम्परेचर, ठीक है, इसे हम कहते हैं सब। एग्जैक्टली क्या है, एक होता है रिटर्न टेम्परेचर, दिस एक होता है सप्लाई टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या है सप्लाई टेम्परेचर, सप्लाई टेम्परेचर ऑफ वाटर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर। ऑफ एयर। ओके, ये हमारा क्या है, इसे हम कहते हैं अप्रोच। जितना हमने ठंडा किया पानी को, ये जो पानी है जितना हमने ठंडा कर दिया दिस, और जितने तक हम कर सकते हैं 29 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारा हो गया 33 डिग्री सेल्सियस माइनस 29 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये हमारा आया 4 डिग्री सेल्सियस। ये हमारी अप्रोच है। अभी अप्रोच को हम और मिनिमम करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही ज्यादा कूलिंग हमारी होगी। मिनिमम मतलब क्या, ये 33 है ना, और मिनिमम करोगे 32 आएगा, 31 आएगा, 30 आएगा, तो हम मिनिमम करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ट्राई रहता है कि अप्रोच को मिनिमम करना है। अप्रोच मिनिमम इट मींस एफिशिएंसी 100, मतलब अगर बिल्कुल जीरो कर दिया तो एफिशिएंसी 100% हो गई, यही फैक्ट है। तो ये हमारी अप्रोच हो गई। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज सिंपली क्या, देखिए ये तो अप्रोच क्या थी, ये वेट बल्ब टेम्परेचर से ली गई थी, बट जब आप किसी हीट एक्सचेंजर की बात करते हैं, कन्वेक्टिव कूलिंग की बात करते हैं, वहां पे अप्रोच क्या होती है, वहां पे वेट बल्ब टेम्परेचर नहीं लिया जाता। वहां पे क्या होता है, जो आपका टेम्परेचर सप्लाई हुआ, जहां तक ठंडा कर दिया आपने, जहां तक आपने ठंडा कर दिया, और जितने तक आप ठंडा कर सकते थे, मतलब कोल्ड फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर और जो आपका हॉट फ्लूइड का आउटलेट टेम्परेचर। हीट एक्सचेंजर की बात कर रहा हूं मैं। हीट एक्सचेंजर अप्रोच क्या है, उसमें क्या है, हॉट फ्लूइड आउटलेट टेम्परेचर, ठीक है, माइनस कोल्ड फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर। जैसे कि ये हॉट फ्लूइड आउटलेट टेम्परेचर, तो हॉट फ्लूइड हमारा क्या है, ये हॉट फ्लूइड है, उसका आउटलेट टेम्परेचर 33। कोल्ड फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर, कोल्ड फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर कितना है 35।
तो ये आया हमारा 2। ठीक है, तो ये हमारा किस केस में एग्जैक्टली ये मैंने ले लिया कूलिंग टावर का, बट मैं हीट एक्सचेंजर्स की बात कर रहा हूं जो यहाँ पे हमारी कन्वेक्टिव कूलिंग हो सकती है। तो हम 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हम ये माइनस का 2 है, सॉरी माइनस का 2 है ये। ठीक है, तो इस केस में क्या है, मतलब वो कूलिंग नहीं हो सकती, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आता है। बट क्या है, वो कन्वेक्टिव कूलिंग में क्या है कि हम इससे ज्यादा नीचे ठंडा नहीं कर सकते, वही है ये माइनस का 2 इसीलिए आ रहा है। कन्वेक्टिव कूलिंग में ये है, पॉसिबल है ये, एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, नहीं ही होगा, सकता की बात नहीं है। इससे नीचे हम ठंडा कर ही नहीं सकते, इस टेम्परेचर से नीचे कन्वेक्टिव कूलिंग। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या है, अब रेंज की बात करते हैं। तो रेंज क्या होती है हमारी, ठीक है, रिटर्न टेम्परेचर ऑफ वाटर माइनस सप्लाई टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो रिटर्न हमारा कितना है 44। रिटर्न क्यों कह रहे हैं इसे, रिटर्न इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये यूनिट के थ्रू आ रहा है, ठीक है ना, प्रोसेस यूनिट्स के थ्रू आ रहा है। 44 डिग्री सेल्सियस, सप्लाई टेम्परेचर हमारा 33 डिग्री सेल्सियस, और हमारा जो आंसर आ रहा है वो 11 डिग्री सेल्सियस रेंज है। रेंज को हम मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं, जितनी ज्यादा हीट एक्सचेंज हो जाए, जितनी ज्यादा हो जाए, मैक्सिमम रेंज होगी तो हमारा मैक्सिमम हीट ट्रांसफर हो रहा है। और अप्रोच को मिनिमम करने की कोशिश करते हैं, जितनी ज्यादा अप्रोच कम होगी, 4 आई थी 3 हो गई, 2 हो गई, 0 हो गई, 0 अप्रोच मतलब 100% एफिशिएंसी है उसकी। ठीक है, अब आ रहा है रेंज हो गया हमारा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, अप्रोच को मिनिमम करने की कोशिश करनी है, रेंज को मैक्सिमम करने की कोशिश करनी है, इन दैट वे ही हमें एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी। एफिशिएंसी की बात करते हैं, कूलिंग टावर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ये किस पे बात करती है, ये कहती है रेंज अपॉन रेंज प्लस अप्रोच इनटू 100, ये हमारी एफिशिएंसी है। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, इनलेट आउटपुट है, इनपुट कितना है आउटपुट कितना है, वही उसी बेस पे ही ये निकाला गया है। तो ये आप खुद कैलकुलेट करना है कि एग्जैक्टली कैसे आया, रेंज बटे रेंज प्लस अप्रोच इनटू 100, ये हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं सीओसी। ठीक है, सीओसी की बात करते हैं। सीओसी क्या है, ओके मैं ये रफ कर देता हूं, ये मैंने रफ कर दिया। ठीक है, सीओसी मतलब साइकिल ऑफ कंसेंट्रेशन, साइकिल ऑफ कंसेंट्रेशन। अब क्या है, मैक्सिमम रिफाइनरीज सी साइड पे बनी है, कॉर्नर मतलब इंडिया के कॉर्नर साइड पे बनी है। क्यों, क्योंकि अगर कोई हैजार्ड हो जाता है तो इजी टू हैंडल होगा वाटर से, हम मतलब मैक्सिमम अमाउंट हमें वाटर मिल सकता है तो वो सी साइड से मिलता है। तो सी साइड से जो वाटर आ रहा है वो साल्ट वाटर है। साल्ट वाटर क्या है, वो मतलब कोरोजन के लिए थोड़ा हार्मफुल है। बाय दैट हम जो पाइप्स हैं अपने उसे सीमेंट कोटिंग या डिफरेंट काइंड ऑफ कोटिंग्स के थ्रू ही यूज करते हैं। जो भी रिफाइनरी नियर टू सी है, समुद्र के पास में है, उनके पाइप्स में हम कोटिंग करके ही यूज करते हैं, नहीं कोरोजन के चांस बढ़ जाते हैं। अब सीओसी क्या है, अब किसी पानी में नमक है तो देखा होगा ना, हम पानी कहीं भी गर्म करते हैं तो एक लेयर बनती है, फाउलिंग जिसे हम कहते हैं। तो वो जो हीट एक्सचेंजर ये है ना, उसमें जाके फाउलिंग होगी, साल्ट फाउलिंग, हीट ट्रांसफर क्या होगा, कम होगा, रेस्ट्रिक्ट होगा ना तो हीट ट्रांसफर कम होगा। तो हमारा क्या है, एफिशिएंसी कम होगी इस हीट एक्सचेंजर की।
हमारा जो प्रोडक्ट है वो एम्बिएंट टेम्परेचर पे ठंडा नहीं हो पाएगा। तो हम COC कैलकुलेट करते हैं, साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन, यानी एक साइकिल लिया, मतलब आपको जो वाटर है वो 5 किलोमीटर रन करके आ रहा है, तो वो एक साइकिल मतलब यहां से निकला, ये गया और वापस इसमें आ गया, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई। तो ये जो साइकिल है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की लेंथ की हो सकती है, डिस्टेंस हो सकती है, तो वो एक साइकिल कंप्लीट होने में वो वाटर कितना ज्यादा कंसंट्रेटेड हो रहा है वो कैलकुलेट किया जाता है। क्या फिर उस कंसंट्रेशन को हम कैसे कम करते हैं? अब क्या है, हमने आईडी फैन चालू किया, आईडी फैन चलते ही वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, पर साल्ट का क्या होगा? वो साल्ट तो वाटर में ही रह गया, ठीक है। यहां पे कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, यहां से वाटर गया, यहां वापस आया, तब तक पे जितना आपने इवेपोरेट कर दिया, इससे वाटर को रिटर्न होने में अगर 1 घंटा लग रहा है, आपने 1 घंटे में जितना इवेपोरेट कर दिया, तो साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन यानी वन साइकिल में कितनी कंसंट्रेशन बढ़ गई साल्ट की, वो कैलकुलेट किया जाता है। उसके बेसिस पे हम मेकअप वाटर देते हैं। ये जो कोल्ड बेसिन है यहां पे मेकअप दिया जाता है, मेकअप वाटर, ठीक है। तो इस कंसंट्रेशन, साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन जो साल्ट है उसको, उसकी कंसंट्रेशन कम करने की, क्योंकि इवेपोरेशन के टाइम पे वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, साल्ट नहीं होगा, बाय दैट आपके वाटर में साल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, जो हीट एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो उसके लिए मेकअप वाटर दिया जाता है, जो एग्जैक्टली जितना आपका कैपेसिटी है कूलिंग टावर की, उसका 10% मेकअप देते हैं। मेकअप की कैलकुलेशन क्या होती है? आपका ड्रिफ्ट लॉस, जैसा ये जो बना हुआ है ना ब्लैक डार्क कलर का, ये ड्रिफ्ट है, और ब्लो डाउन जो हम देते हैं, ब्लो डाउन लॉस कितना हो रहा है, ड्रेन कितना हो रहा है, उसके फ्लो रेट के अकॉर्डिंग हम मेकअप सेट करते हैं, जो आपका 10% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ कूलिंग टावर होता है, कैलकुलेशन आती है। ये आइडियल है, ठीक है। और एक जो एग्जैक्टली बहुत कॉन्सेप्चुअल थिंग है, मैंने अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने देखी है, किसी भी रिफाइनरी पे आप जाइए, उस रिफाइनरी में जो कूलिंग टावर है उसकी जो रिटर्न लाइन होती है, जैसे ये एक प्रोसेस यूनिट है, इसे हम कहते हैं प्रोसेस यूनिट, ठीक है। तो ये प्रोसेस यूनिट जो हीट एक्सचेंजर है, तो इसमें नेफ्था भी हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, मतलब गैसोलीन हो सकता है, डीजल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, एनी काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन हो सकता है। तो वो क्या है, हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स ही तो हैं, एग्जैक्टली लीक हो सकती है। तो उस लीक के थ्रू, जो हीट एक्सचेंजर में लीक हो गया, उसके थ्रू जो हाइड्रोकार्बन वाटर में आ जाता है, वो रिटर्न लाइन में हमारे साथ कैरी होगा। इसीलिए इस रिटर्न लाइन को, ये जो यहां से रिटर्न हो गई, इस रिटर्न लाइन को हाइड्रोकार्बन लाइन भी कहा जाता है, और इससे बहुत एक्सीडेंट होने से बचे भी हैं। और इसीलिए हम लोग कूलिंग टावर पर हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर, आपका H2S डिटेक्टर, हाइड्रोजन सल्फाइड डिटेक्टर और हाइड्रोजन डिटेक्टर भी रखते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ किसी यूनिट से कुछ लीक हुआ है तो हाइड्रोकार्बन हमारे कूलिंग टावर में भी आ रहा है, ठीक है। तो वो बहुत एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि रिटर्न लाइन ऑफ अ कूलिंग टावर इन रिफाइनरी, इट्स अ हाइड्रोकार्बन लाइन, known as hydrocarbon line, not exactly hydrocarbon line, known as hydrocarbon। ओके, तो यही हमारा आज का डिस्कशन रहा है। होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। हम लोग तो ब्लो डाउन भी इसीलिए करते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन आ रहा है, ये भी मुझे भी याद आ गया, ब्लो डाउन जो है जिसे हम कहते हैं CVD, ठीक है, ये क्लोज ब्लो डाउन नहीं है, इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस ब्लो डाउन। ये है हमारा CVD, इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस ब्लो डाउन। तो ये कंटिन्यूअस ब्लो डाउन है। इसमें क्या होता है, जो रिटर्न लाइन है उसके टॉप से, बॉटम से नहीं, या आप सोच रहे हो बॉटम से नहीं, बॉटम से टॉप से एक लाइन दी जाती है जो ब्लो डाउन के लिए जाती है। टॉप से क्यों दी जाती है? क्योंकि हाइड्रोकार्बन लो डेंस होता है कंपैरिजन टू वाटर, तो वो टॉप पे होगा
और वहां से हमने एक लाइन ली, लाइन के टॉप से, ये जो रिटर्न हो रही है उसके टॉप से एक लाइन ली जिससे हाइड्रोकार्बन को हम मैक्सिमम सेपरेट कर पाए। ठीक है, तो उसमें कुछ वाटर भी जाता है, उस लॉस को ड्रिफ्ट लॉस, इवेपोरेशन लॉस, एंड यहाँ पे हम जो बॉटम में सम केमिकल्स आर सेजमेंट हियर उसको ड्रेन करके जो निकालते हैं, तो उसके कैलकुलेशन पे हमें जो पता चलता है हम उतना ही मेकअप देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वो आप लोग को अच्छा लगा हो, आपके जो एग्जाम में आने वाले कॉन्सेप्ट हैं, मतलब क्वेश्चन से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों, और बताइए आगे किस टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।